हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। तो हमारी ये जो क्लास है ये हम दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस 2023 की भर्ती निकलने वाली है, ठीक है। और आज का जो ये पेपर है ये 7 दिसंबर 2020 का पेपर है, क्योंकि 2020 से बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोई एग्जाम नहीं हुआ है, ना ही कोई वैकेंसी आई है, ठीक है। 3 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। और दूसरी चीज, आज की क्लास में हम सेकंड शिफ्ट का दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे सिर्फ और सिर्फ जीके के डिस्कस। और ये जो पेपर है ना, इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूं आपको, इसके अंदर जो करंट अफेयर है उसके सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 ही प्रश्न है बस, ठीक है। बाकी मान लीजिए आपके 43 क्वेश्चन जो है वो जीके, साइंस और इकोनॉमिक्स से मिक्स हैं। आज के जो क्वेश्चन पेपर है जो पूछा गया था ये थोड़ा एवरेज सा है, यानी कि ये मीडियम से हार्ड लेवल है, ठीक है। मीडियम टू हार्ड लेवल का ये पेपर है। सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सारे क्वेश्चन मीडियम नहीं है और सारे क्वेश्चन इजी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। अपने इसी चैनल पर बिल्कुल इसी पैटर्न पर इससे थोड़े से भी अच्छे लेवल की जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवाएंगे। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। पूछा गया था कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। अब देखो, ये जो त्योहार है ना ये किसानों से संबंधित है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ आपको नुआखाई त्योहार ही पढ़ना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है स्टैटिक जीके का जो विभिन्न एग्जाम में कई बार आ भी चुका है ये वाला प्रश्न। अब एसएससी वाले क्या करते हैं, टीसीएस वाले प्रश्नों को थोड़ा सा लेंथी बना देंगे और जो मेन चीज है ना, जो फोकस्ड स्टूडेंट नहीं है वो इस मेन चीज को छोड़ देते हैं, यहाँ पे समस्या हो जाती है। नुआखाई त्योहार जो है ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए, इसी बात पर डैश बागवानी की एक शाखा है, ठीक है, क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। फूलों और सजावटी फसलों की खेती, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, आप प्रश्न पढ़कर भी आंसर लगा सकते हैं, फूलों और सजावटी फसलों से संबंधित है। रेशम कीट, सागरीय कृषि, मधुमक्खी पालन, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। हमारे पास एक ही बचता है पुष्प कृषि, जिसको इंग्लिश में फ्लोरिकल्चर कहते हैं। यह पुष्प कृषि फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पर। थोड़ी सी स्पीड में करवा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर है, बहुत ज्यादा समय देने का इसमें मेरा मन नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप इन प्रश्नों को पढ़ लें, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप टेस्ट लगाएं कि अभी आपका लेवल कितना चल रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायेश्वर मंदिर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी। करिए इसका आंसर क्या करेंगे, देखो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल राइट, फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। हाँ जी, देखो रायेश्वर मंदिर जो है, यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, भोर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़िएगा। भोर कहां पर है, अगली बार भी प्रश्न आ सकता है थोड़ा सा घुमाकर। भोर जो है यह है महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। देखो, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। इसकी शुरुआत भी कब हुई है, 1954 में। और जो पद्म पुरस्कार है इसकी शुरुआत भी 1954 में हुई है। हम ऑप्शन सी की तरफ चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का एक बार आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा डीपली है, मध्यकालीन भारत से प्रश्न है।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा बिठूर। और ये बिठूर कहां पे है? तो कानपुर में लोकेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। देखो ये जो युद्ध है ना, प्रथम आंग्ला, द्वितीय आंग्ला, तृतीय आंग्ला, ये ऐसे हैं कि आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, एकदम बोरिंग लगेगा ये वाला टॉपिक, पर इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 6 नंबर है लोधी वंश का संस्थापक। ये तो सिंपल है ना, ये इजी कैटेगरी में डालेंगे, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। और अगर आप चाहते हैं एक इस पेपर को देखते हुए और जो भी लेटेस्ट आपके टीसीएस का जो पैटर्न चल रहा है उसको देखते हुए हम एक जीके की स्ट्रेटेजी का वीडियो डिस्कस करें, बिल्कुल सटीक, कहां से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपको छोड़ना है, जिसपे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, जीके की एक कंप्लीट रणनीति, इसका हम एक स्पेशल वीडियो बनाए, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा दिल्ली पुलिस की जीके की तैयारी कैसे करें, कैसे अपना जीके स्ट्रॉन्ग करना है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल खान लोधी है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? इन कस्टडी उपन्यास किसने लिखा है? एग्जाम में ना हमेशा वही बुक पूछी जाएगी, या तो जो एकदम लेटेस्ट होगी, और उस लेटेस्ट में भी जो उसके राइटर हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे, एक नॉन होंगे, एक फेमस पर्सनैलिटी होगी, है ना। देखो अनिता देसाई एक फेमस पर्सनैलिटी है, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स जो एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, इन कस्टडी। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर, डैश सरकार के कराधान और व्यय निर्णय का प्रबंधन करती है। ऑप्शन अवेलेबल हैं, देखो सरकार के कराधान और व्यय विनिमय का निर्णय करना, सरकार की बात कर रहा है। श्रम बाजार नीतियां तो भाई बाजार का नियंत्रण करेंगी ना, जो श्रमिक हैं उनके बाजार का नियंत्रण करेगी। मौद्रिक नीति, व्यापार नीति, यहां पर हम बात कर रहे हैं सरकार के कराधान और व्यय निर्णय का प्रबंधन। अब सभी को आंसर याद आ गया होगा, ऑप्शन बी राजकोषीय नीति। भले ही आपने ये क्वेश्चन ना पढ़ा हो, बट प्रश्नों में से भी आप ना पढ़े हुए प्रश्नों को भी आप सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके उस प्रश्न को बार बार पढ़ के, है ना। फिर भी सोल्व नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और हमें रिस्क पर जाना नहीं है। गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को डैश की एक परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक सही तरीका है। बेसिकली क्या है कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया जो है उसमें इस्पात या फिर लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, अभी प्रश्न इजी और मीडियम आ रहे हैं, अभी लेवल और बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। AIIB का भाई फुल फॉर्म पूछा है आपसे, बेसिकली इतना तामझाम पढ़ोगे और कंफ्यूज हो जाओगे, लास्ट में क्या छोटी सी लाइन है, AIIB का पूर्ण रूप क्या है? लो, AIIB का पूर्ण रूप क्या है? अगर ये स्पेलिंग फुल फॉर्म आपको नहीं पता है ना, तब आप कर नहीं पाओगे। ऑप्शन ऐसे हैं कि आपको सारे की सारे ऑप्शन रियल लगेंगे कि यही आंसर होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। ये दोबारा आ सकती है फुल फॉर्म्स, ये क्वेश्चन, इनमें से कुछ क्वेश्चन देखो आपका 20 से 25% तो रिपीटेड होगा ही होगा, भले ही फुल फॉर्म ये दोबारा आ सकती है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है, पर ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? जो दिल्ली पुलिस के पेपर बनाएगी ना टीसीएस कंपनी, उसके एग्जामिनर फिर भी एक बार पिछले पेपर से गो थ्रू हो जाते हैं, एक बार देखते जरूर है कि हमने क्या पूछा था, क्या पैटर्न दिया था, उसमें जो सिलेक्टिव कंटेंट लगता है उसमें से वो क्वेश्चन और बना देते हैं फिर, ठीक है। तो ये जब पढ़ते हो थोड़ी डिटेल पढ़ लिया करो, ताकि अच्छे से आपको और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आसानी से कर पाओ। करनाली जो नदी है वह नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? यह क्वेश्चन तो हम अपनी आर्मी की क्लास में भी करवा चुके हैं, कई बार करवा चुके हैं अंबुबाची मेला, और शायद मैंने इस क्लास में भी एक बार करवाया है ये क्वेश्चन। करो आंसर भाई साहब, क्या आंसर करोगे? अंबुबाची मेला पूछा है तो ये गुवाहाटी में होता है, असम के गुवाहाटी शहर में, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में
भारत की अंतिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, एक बार नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से पढ़िए, पर प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। जब तक प्रश्न ही क्लियर नहीं होगा आंसर कहां से क्लियर करोगे? क्या क्वेश्चन है भाई? भारत की अंतिम सरकार का नवनिर्वाचन संविधान सभा द्वारा कब हुआ? बेसिकली आपसे ये पूछा है, तो ये हुआ है 1946 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। जतिन प्रांजपे और आनंद वासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से क्रिकेट द्रोण है ये किस क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है? किस क्रिकेट कोच पर आधारित पुस्तक है? आंसर मैच करिएगा। वासु प्राणजपे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं ना उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश में केओ क्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? केओ क्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? 15 नंबर आंसर कर दो भाई जल्दी से। ये बांग्लादेश में है और बांग्लादेश की एकमात्र सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये करंट का क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है, ऑप्शन देख लो। ये करंट अफेयर्स नहीं है कि आपने सोचा कि कोई नई योजना लॉन्च की है वो क्वेश्चन आया है। बैंकिंग से ना आपको 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अच्छी बैंकिंग होगी, ठीक है। ये लिख लो, एक टॉपिक ये लिख लो, बैंकिंग से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे आपको। चाहे एसबीआई बैंक्स की डिटेल पढ़ लेना, कब कौन सा बैंक जोड़ा गया है ना, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, इस टाइप से कुछ योजनाएं इंपॉर्टेंट। आरबीआई हो गया आपका सेबी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, और भी बहुत सारे बैंक है, पीएनबी बैंक है। अब देखो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की थी। 17 नंबर देखिएगा, ये प्रश्न ना सिंपल है, इतना बड़ा लिखा है, मैं बाद में बताऊंगा ये सिंपल कितना है। पहले प्रश्न देखो, ये दिल्ली पुलिस में क्या पूछा है कंफ्यूज करने के लिए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? यह प्रश्न की स्टेटमेंट बना रखी है। अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली एनसीआर का गठन कब हुआ तो आप आसानी से बता पाएंगे शायद। दिल्ली एनसीआर का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है, यह क्वेश्चन है। एनसीआर बनने के बाद ही तो दिल्ली में एक विधानसभा का निर्माण हुआ था, है ना, क्योंकि ये तो वैसे केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो एनसीआर जो है ये 1991 अधिनियम के तहत कब हुआ था? इसका आंसर करिए, बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर करो। 17 नंबर है, आंसर करो। दिल्ली एनसीआर का गठन 1991 अधिनियम के तहत 69वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखिएगा, सिंपल याद रखिए, दिल्ली एनसीआर का गठन 69वां संविधान संशोधन 1991। कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा डाटा है आपके सामने। अब इसमें कुछ मिस्टेक है, एक है ना, इसमें मिस्टेक क्या है, यहां पे 60 है, और वैसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। सौम्य मतलब मृदुल, है ना, एकदम नरम। बताइए, डैश युक्त पानी को, कठोर पानी को नरम बनाने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं, पता है ना, CaCO3। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर, यह भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है भाई, ध्यान से पढ़ लो, आसानी से कर पाओगे। भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई? समझ पा रहे हो? एक बार योजना चली थी ना 2012 में, धड़ाधड़ खाते खुल रहे थे, किसी भी बैंक में खाते खोल लो, जीरो बैलेंस वाला खाता, है ना, काला धन आने वाला है, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, या खाता खोल लो, ये उस योजना की बात कर रहा है, ठीक है। योजना कौन थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये ऑप्शन ए करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, योजना भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है? योजना आ गया है ना,
भारत सरकार के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है? क्या प्रश्न है ये? एक बार प्रश्न चेक कर लूं भाई। सॉरी, ये वित्त विधेयक का क्वेश्चन है, धन विधेयक। किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख है? ठीक है, धन विधेयक। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी टाइपिंग में। अनुच्छेद 110 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। बस आंसर करते रहिएगा। 21 नंबर देखो, बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तु कला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में है? सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा पढ़िए। बड़ा इमामबाड़ा हो गया, इसके अलावा छोटा इमामबाड़ा, ये दोनों ही लखनऊ में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आसान क्वेश्चन है भाई, इनको फटाफट निपटाओ। ये भी आसान है। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड मींस क्या है? N2O की बात कर रहा है। इसको हास्य गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस। ऑप्शन सी करेक्ट है। 23 नंबर देखो, सल्तनत काल 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी से 1256 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया है? करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आंसर करेंगे? 1206 से 1526। वही तो कहूं कि 50 साल का गैप हो रहा है बस। 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया है? देखो, सबसे पहले आया था गुलाम वंश, 1206 में आया था ना, गुलाम वंश। गुलाम वंश। फिर आया था खिलजी वंश। फिर आया था तुगलक वंश। तुगलक वंश। फिर आया था सैयद वंश। और लास्ट में आया था लोधी वंश, जिसको समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया है दिल्ली पर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, डैश को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में जाना जाता है। इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और भी सोचोगे इसको बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, जबकि क्वेश्चन आसान है। क्या है बेसिकली? भूरा रंग वाला कोयला किसे कहा जाता है? किसे ब्राउन कोल कहते हैं? ये तो सबने पढ़ा होगा ना बेसिक क्लास में। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहते हैं। ऑप्शन ए। आगे देखिए, इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल, फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अब ऊपर वाली लाइन की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर दे दिया है तो पढ़ लो भाई। फीफा का हेडक्वार्टर पूछा है बेसिकली। फीफा फुटबॉल से संबंधित एक संस्था है। 1904 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। ठीक है ना, ये ज्यूरिक। और ज्यूरिक कहां पर है? तो ज्यूरिक जो है यह स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 26 नंबर देखो, 25 नंबर तक एक भी करंट अफेयर नहीं आया है 7 दिसंबर 2020 सेकेंड शिफ्ट वाले पेपर में। ये पहला करंट का क्वेश्चन आया है डायरेक्ट 26वां। 2020 का करंट अफेयर है, नियुक्ति से संबंधित, किसी की नियुक्ति हुई होगी उससे रिलेटेड। 27 देखिए, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? इसका आंसर कर दो जल्दी से। कितनी बनाई थी? टोटल 13 समितियां बनाई थी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है जी। 28 नंबर, चकमा जाति के लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया। CADC का पूर्ण रूप क्या है? CADC का पूर्ण रूप। अब इसका आंसर पता है तभी बता पाओगे, नहीं तो फिर ऑप्शन में तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चकमा जनजाति असम में है, मिजोरम में है और सर्वाधिक ये बांग्लादेश में निवास करती है। चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। 29 नंबर, ये भी सिंपल प्रश्न, इतना लंबा मत देखना, प्रश्न सिंपल है। प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? सेबी की स्थापना कब की गई है यह बताना है आपको। सेबी देखो, 1988 अधिनियम पारित हुआ था।
और 1992 में ये लागू हो गया था, इसकी स्थापना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 1992। आगे बढ़ते हैं 30। ये तो बेसिक है ना, वायरस से होने वाला रोग बताना है, कौन सी बीमारी वायरस से होती है। ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर करोगे आप लोग? आपको पोलियो आंसर करना है। ये ब्लैक क्या है? ब्लैक तो यहाँ पे रॉन्ग टाइप हुआ है, ठीक है ना, आंसर पोलियो रहेगा, वायरस वाला। आगे देखो 31 नंबर, ये दूसरा क्वेश्चन है करंट अफेयर का, क्रिकेट से संबंधित पूछा गया था। 32 नंबर देखिएगा, भारत में कितने जल संभर हैं जो कि 3.1 मिलियन प्रति वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था एग्जाम में, जिसने ये छोड़ा होगा ना उसकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन तो अपने साथ 1 नंबर और कटवा के जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यानी कि आपके पास 1/4 ही चांस है उस क्वेश्चन को ठीक करने का। एक 4 में से 1/4 चांस है कि आप वो क्वेश्चन ठीक कर पाओगे, बहुत कम चांस होता है, ठीक है। यहां पर आंसर क्या है? हाँ जी, यहां पर 10 आंसर है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर। 33 नंबर का आंसर दीजिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है। 26 3.14, सॉरी यहाँ पे 26 आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा ना, इसको माफी चाहूंगा, यहाँ पे कैंसिल करिए इसको। और ये क्वेश्चन दोबारा आने वाला भी नहीं है भाई, है ना, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड ही नहीं है। सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसीमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वधिक क्षेत्रों के उद्योगों, परिजनों या अन्य अचल संपत्तियों को डैश कहा जाता है। आंसर करो, इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से पढ़ लोगे तो कुछ ज्यादा तगड़ा प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। आमतौर पर केंद्रीय राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रों के जो उद्योगों हैं उनके परिजनों या अन्य अचल संपत्तियों को विनिवेश कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हाँ जी, ये भी इजी क्वेश्चन है, इजी तो भाई गलत करने की गुंजाइश नहीं है, ये कल्पना चावला। 35 नंबर तीसरा क्वेश्चन आज का करंट अफेयर है, सिर्फ अगस्त 2020 छोड़ देते हैं। 36 नंबर देखिएगा, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे भाई? तो ये थे मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, थोड़ा सा हटके अच्छा प्रश्न बनाया है। अहोम विद्रोह, जैसे मोपला विद्रोह हो गया केरल में, ऐसे ये अहोम विद्रोह है 1828 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था गोमधर कंवर ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर आपके सामने, अगस्त 2020 करंट अफेयर में है, क्रिकेट से संबंधित, इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए, लोमस ऋषि गुफा, बस आपसे यही पूछा है कि ये कहां पे है, ठीक है, बाकी आगे देखो कितना जुगाड़ है। जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सबसे सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के किस राज्य में है ना, मतलब लोमस ऋषि गुफा भारत के किस राज्य में है? देखिए प्रश्न में थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर है, एक बार गो थ्रू हो जाओ किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी लेवल की तैयारी हम करवाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट टीसीएस के पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल डिटेल वाइज अच्छे से, ताकि क्वेश्चन आए जो हमने डिटेल करवाई है, क्या पता उसमें से क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक जीके की स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाना है, वो आपके कमेंट के ऊपर निर्धारित है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, बिहार में स्थित है। 40 नंबर देखो, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर पूछा है, कहां है? अगली बार प्रश्न बोल सकता है कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर कौन सा है, तो बृहदेश्वर मंदिर कहां पे है? तमिलनाडु में है। 41 नंबर, श्री जयवर्धनापुरे कोटे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? ये तो सभी का क्लियर है, सिंपल प्रश्न है। यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट है, श्रीलंका। आगे देखो, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन से? ये भी आसान है, इसको भी गलत मत करिएगा आप सभी। संविधान सभा के सचिव कौन थे बताइए?
इस लेवल की तो तैयारी मैं एक्सपेक्ट करूंगा ही आपसे। ये थे HVR आयंगर। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए प्रश्न, इतना लंबा प्रश्न बनाया है ना जिसकी आवश्यकता नहीं थी। सिंपल सा प्रश्न है, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, बस यही पूछा है ये किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, आगे आप जैसे मर्जी पढ़ लो, कान इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो। देखो, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किए जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? पूछा गया है। हमको पता है ये, इनका नाम सिर्फ हॉकी के लिए जुड़ा है, हॉकी के जादूगर कहा जाता है। ऑप्शन ए। 44 देखिए, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? लो जी, इसका आंसर कर दो 44 का। झिझिया, झिझिया नृत्य किस राज्य का नृत्य है? क्या आंसर किया है? बिहार आंसर दिया है सभी ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ एरियो में किया जाता है। 45, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरण स्रोत कौन सा है? यह सिंपल प्रश्न है, इसमें समय नहीं मिलेगा, जल्दी से आंसर कर दो। क्या है? जीवाश्म ईंधन। आगे देखो, आगे है 46 नंबर क्वेश्चन। ये आज का 5वां क्वेश्चन है करंट अफेयर का, नियुक्तियों से संबंधित करंट अफेयर्स। छोड़ देते हैं इसको। देखिए, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध थी? अन्नपूर्णा देवी जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? तो वो बजाती थी सुरबहार। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है दोबारा से, इसका ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भाई मेरे हिसाब से तो हार्ड लेवल है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये क्वेश्चन का लेवल हार्ड है। दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश से बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का कारण है? कौन सी नदी है? तो फेनी नदी है, ऑप्शन सी। ये रिपीट हो सकता है, इसका ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? उद्देश्य संकल्प किसने प्रस्तुत किया था भाई? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये तो बेसिक है, पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था ये वाला। ठीक है, इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट देखकर टफ मत बनाना पेपर को, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। मैं मानता हूं कि इसके अंदर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको अगर हम छोड़ भी देंगे तो भी चल जाएगा, लीव करने लायक थे। ठीक है, बाकी तो करने लायक था। करंट अफेयर के तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। ओनली 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। 3 क्वेश्चन इसमें बैंकिंग सेक्टर के पूछे गए हैं, ठीक है, और 2 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स के हैं, बाकी जीके साइंस। लास्ट क्वेश्चन है, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? पढ़ा है जियोग्राफी तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते थे। बहुत विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, जैसे मैंने पेपर देखा है उसमें लिखा होता है ना स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, तो ये अनअटेम्प्ट था, है ना। देखो ये कहां पे है? तो ये बांग्लादेश में है, ऑप्शन डी। बांग्लादेश में एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है चट्टग्राम। ठीक है, क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? बांग्लादेश। चलो फिर, ये था आपका 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जो कि 7 दिसंबर 2020 को दिल्ली पुलिस का पेपर आया था। अब एक चीज देखो, इसमें से 5 क्वेश्चन ही आज के सिर्फ करंट अफेयर के पूछे गए हैं इस पेपर में, है ना। बाकी मैंने बताया है 3 क्वेश्चन बैंकिंग से हैं, 2 क्वेश्चन इसमें इको से हैं, यानी कि टोटल 45 क्वेश्चन है इसमें। 45 में से अगर आपने यहाँ पर 25 प्लस भी स्कोर किया है ना, तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी तैयारी अच्छी है, बस इस पेपर में फिर भी आपको 30 प्लस का स्कोर चाहिए था। 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, पर 30 प्लस का स्कोर चाहिए था इस पेपर में। ठीक है, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। करंट अफेयर में से अगर 3 भी सोल्व कर देंगे तो आपके 33 नंबर बन सकते हैं। अच्छा स्कोर है जीके का, है ना। तो बताइएगा इन 45 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा है? मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।